हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सर। आज आप लोगों को क्लास 12th का जो लेसन 1 है जीवों में जनन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब जानेंगे जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कुछ जीवों का गुणसूत्र पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, है ना। तो मानव में जान लीजिए, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है या 23 जोड़ा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए धान में कितना होता है तो 24 बताइए, 24 होता है। मक्का में कितना गुणसूत्र होता है? 20। आलू में 48। ठीक है, फिर प्याज में 32। ओपियोग्लासम में गुणसूत्र की संख्या 1260। ठीक है, तो ये मतलब मुख्य कुछ जीव हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या बताया गया, इसे याद रखिएगा। और मानव में अगर गुणसूत्र पूछा गया तो 46 बता देना है। यदि मानव की कोशिका में गुणसूत्र पूछ दिया गया, कोशिका में गुणसूत्र, तब भी आपको कहना है 46। ठीक है, मानव में गुणसूत्र पूछा जाए या कोशिका में पूछा जाए तो कहिएगा 46। जहां बात आएगी गैमीट की, युग्मक की, अगर गैमीट की बात है, युग्मक की बात है, तो युग्मक में गुणसूत्र कितना बोलिएगा? युग्मक 2 प्रकार के होते हैं ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट यानी नर युग्मक, फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक। मेल गैमीट किसको बोलते हैं? शुक्राणु को बोलते हैं। फीमेल गैमीट किसको बोलते हैं? अंडाणु को बोलते हैं। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या बताइए तो आपको बताना है 23। ठीक है, क्योंकि जो युग्मक होते हैं वे अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्र होता है 23, केवल 23, पेयर नहीं। अगर नर युग्मक में गुणसूत्र पूछे या शुक्राणु में पूछे तो आपको बोलना है 23। फिर मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए या अंडाणु में पूछा जाए तो बोलना है 23। ठीक है, क्योंकि जब इनका निषेचन होगा तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, जाइगोट बनेगा। तो जो जाइगोट होगा ना, जो जाइगोट होगा, तो जाइगोट यानी युग्मनज, युग्मनज। ये क्वेश्चन भी कई बार 12वीं की परीक्षा में पूछा गया कि जाइगोट डैश होता है, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। तो जाइगोट कैसे बनता है? देखिए, जो शुक्राणु है, शुक्राणु प्लस अंडाणु, इन दोनों के मिलने से ही जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में शुक्राणु में गुणसूत्र कितना हो गया? 23। अंडाणु में कितना हो गया? 23। और जाइगोट में कितना हो गया? 46। ये 46 हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु डैश होता है
यदि आपको अगुणित और द्विगुणित इन दोनों में चुनना पड़े, इसमें से शुक्राणु अगुणित है या द्विगुणित, अंडाणु द्विगुणित है या अगुणित, जाइगोट द्विगुणित है या अगुणित, तब क्या कीजिएगा? तो जो अगुणित है यानी एन के रूप में और द्विगुणित है यानी 2n के रूप में, तो इसमें से देखिए शुक्राणु जो होता है वो अगुणित होता है, एन के रूप में रहता है। अंडाणु भी क्या है? अगुणित है, क्योंकि इसमें हाफ गुणसूत्र है। लेकिन जो जाइगोट है वो है द्विगुणित, क्योंकि यहाँ पे दो कोशिकाएं आपस में मिलकर जाइगोट बना रही हैं, यानी n + n 2n हो गया। इसलिए याद रखिएगा कि जो जाइगोट होता है वो द्विगुणित तो होता है, 2n के रूप में रहता है, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं या नर युग्मक होते हैं, अंडाणु हो या मादा युग्मक हो, ये सभी अगुणित होते हैं, ये अगुणित रूप में रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस सब को याद रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जितना हम बताए हैं इससे परीक्षा में क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे आया हुआ है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ जीवों के लाइफ स्पेन के बारे में, जीवन काल के बारे में। ठीक है, जीवों का जीवन काल, जीवन काल के बारे में जानेंगे, लाइफ स्पेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे कि कुछ जीव का जीवन काल, इधर लिख देते हैं जीव और इधर उनका जीवन काल। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जीवों का, सबको सब जीवों का याद नहीं रखना है, कुछ महत्वपूर्ण जीवों का। ठीक है, जैसे तितली, तितली का जीवन काल यदि पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, यदि धान का पूछा जाए, धान गेहूं मक्का ये सब का पूछा जाए तो 4 से 5 माह। ठीक है, केला का पूछा जाए तो 25 वर्ष, गुलाब का पूछा जाए 10 वर्ष। ठीक, यदि हाथी का पूछा जाए तो 65 वर्ष। यदि बरगद का वृक्ष है तो बरगद का वृक्ष जो है उसका लाइफ स्पेन है 300 से 500 वर्ष, है ना। फिर मानव का 70 से 80 वर्ष। अलग अलग बुक में लाइफ स्पेन अलग अलग दिया रहता है, उससे घबराना नहीं है, सभी औसत मान है। ठीक, फिर पीपल का, इसका है 2000 से 3000 वर्ष। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा दिन तक जीवित पौधा जो है अभी तक जो है 11300 वर्ष पुराना है, जिसका नाम है लारिया वृक्ष। लारिया वृक्ष ये 11300 वर्ष पुराना है। जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है ना। तो ये सभी रहा कुछ जीवों का लाइफ स्पेन, है ना। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तोता का इसमें याद रखिएगा, तोता तो छोटी गया, तोता 140 वर्ष, है ना। बहुत, इसके अलावा बहुत सारे जीवों का जीवन काल दिया है, उसको याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इन सभी जीवों का जीवन काल याद रखिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए।
चलिए इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जनन से। ठीक है, देखो जो जनन है, जनन जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। है ना, देखिए इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार के जनन में जीव एक व्यष्टि में भाग लेता है और किस प्रकार के जनन में जीव दो व्यष्टि में भाग लेते हैं। ठीक है, जो अलैंगिक जनन है ना, इसमें जीव एक व्यष्टि में भाग लेता है। एक जीव से ही यह अनेक जीव का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन इनमें दो व्यष्टि भाग लेते हैं, मेल और फीमेल के रूप में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है? किस जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं? एक पुंजक या क्लोन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, उसे क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनक के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनक के समान होते हैं, है ना, इसलिए इन्हें क्लोन बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे अलैंगिक जनन के जो टाइप्स हैं, इनके टाइप से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है बाबू विखंडन से क्वेश्चन, विखंडन, है ना, और विखंडन भी दो प्रकार का होता है। एक हो गया द्विविखंडन, द्विविखंडन, दूसरा हो गया बहुविखंडन। ठीक है, तो देखिए जो द्विविखंडन होता है ना, इसके द्वारा अमीबा और पैरामीशियम जनन करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों जीव जो है द्विविखंडन में करते हैं। अगर केंद्रक विभाजन के द्वारा जनन किसमें होता है तो याद रखिएगा अमीबा में। ठीक है, तो द्विविखंडन की क्रिया किसमें होती है? अमीबा और पैरामीशियम में। ठीक है, लेकिन बहुविखंडन यदि पूछा जाए तो बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम जो है यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। यह प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया बीमारी का कारक है। यह इस प्लाज्मोडियम को ढोने का काम मादा एनोफिलीज मच्छर करती है और जिसके काटने से मलेरिया बीमारी होता है। अगर प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या है, इसका संक्रमण अवस्था क्या है, तो याद रखिएगा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। ठीक है, चलिए इसके बाद याद रखिएगा मुकुलन की क्रिया किसमें होती है? मुकुलन होता है ईस्ट में और हाइड्रा में, ये याद रखना है। फिर कायिक जनन के द्वारा, कायिक जनन तो अलैंगिक जनन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये तो मतलब अगर जनन को तीन भाग में भी बांट दिया जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कायिक जनन के द्वारा आजकल बहुत सारे प्लांट को तैयार किए जा रहे हैं। ठीक, तो कायिक जनन के द्वारा कौन कौन सा जनन करता है? आलू, गन्ना, अदरक, जिमीकंद। ठीक है, बहुत सारे पौधे हैं जो कायिक जनन के द्वारा जनन करते हैं। इसके बाद याद रखिएगा पुनर्उद्भवन किसमें होता है? पुनर्उद्भवन
पुनरुद्भवन की क्रिया स्पंज में, इसमें हाइड्रा भी ले सकते हैं आप, हाइड्रा भी पुनरुद्भवन करता है, उसके शरीर से बड निकलते हैं, वो खंडित होकर के जीव का निर्माण कर देता है। पेनिसिलियम भी याद रखना है, पेनिसिलियम भी पुनरुद्भवन की क्रिया करता है ना। तो फिर से सुन लीजिए, जो जनन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है इसमें जीव 2 व्यष्टि में भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन में जीव 1 व्यष्टि में भाग लेता है। दूसरा क्वेश्चन इसे याद रखना है कि अमीबा और पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो द्विविखंडन होता है। फिर प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है, तो बहुविखंडन की क्रिया होती है। प्लाज्मोडियम जो है किस संघ का जीव है, तो प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है ये। और प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है, तो इसकी संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट है। प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कारक है, मलेरिया बीमारी का कारक है। कौन सा मच्छर इसको ढोती है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर इसको ढोने का काम करती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन बीमारी होती है, तो मलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं, साफ जल या गंदा जल, तो गंदे जल में रहते हैं। ठीक है, और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना वो साफ जल में होते हैं, उस मच्छर को मादा एडीज मच्छर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब रिप्रोडक्शन से ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोग अभी पढ़ना है बहुत सारी चीज इसमें, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बार बार दोहराया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन अंडप्राजक प्राणी है, अंडप्राजक प्राणी यानी वैसे जीव जो अंडे देते हैं उसे अंडप्राजक प्राणी कहते हैं। 3। तो देखिए, अंडप्राजक प्राणी को हमें चुनना है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो सांप है ना, सांप है, मुर्गी है, मगरमच्छ, ये सभी ना अंडप्राजक प्राणी है क्योंकि ये अंडे देने वाले प्राणी है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन से जीव जो है जो अंडे देते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो है कुछ जीव हैं जो अंडे देते हैं, सांप और मुर्गी, मगरमच्छ, ये सभी अंडप्राजक प्राणी है। ठीक है, और सजीव प्रजक जो पूछा जाए, सजीव प्रजक, तो आपको याद रखना है कि वैसे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं, तो जो जीव शिशु को जन्म देता है वो सजीव प्रजक कहलाता है। इसमें मानव, विभिन्न प्रकार के सभी जंतु, गाय, भैंस, बकरी, शेर, बाघ, चीता, भालू, ये सभी जो जीव हैं वो आते हैं सजीव प्रजक प्राणी में। ठीक है, इसके बाद कुछ चक्र चलते हैं जीवों में, जो मध चक्र और ऋतु चक्र के नाम से जाना जाता है ना। तो अगर मध चक्र पूछा जाएगा, मध चक्र किन जीवों में पाया जाता है, तो मध चक्र जो होता है ना, या गाय में, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ऋतु चक्र होता है, ऋतु चक्र यानी मासिक चक्र की क्रिया जो होती है ना, वो मानव में, बंदर में, गोरिल्ला में, ठीक है, चिंपैंजी में, इन सभी जीवों में ना ऋतु चक्र पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि वो कौन सा पौधा है जिसमें 12 वर्ष पर फूल लगता है ना। तो 12 वर्ष में फूल, 12 वर्ष के अंतराल पर पुष्प लगाने वाला जो पौधा है वो है नीला कुडेंजी। ठीक है, नीला कुडेंजी जो है, नीला कुडेंजी, ये इसका जो फूल है 2006 में तमिलनाडु में देखा गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा पुष्प जो है ये उत्पन्न करता है 12 वर्ष की अवस्था, माने 12 वर्ष के बाद, हर 12 वर्ष के अंतराल पे इसमें पुष्प लगता है। ठीक है,
फिर आपको याद रखना है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन ऐसा पौधा है जो स्थिर जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है ना, तो याद रखिएगा उसका भी आंसर जलकुंभी होगा। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा जाए कि बांस कैसा पौधा है, मोनोकार्पिक पौधा या पॉलीकार्पिक। अभी आपको मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में अंतर बता देते हैं। बांस किस प्रकार का पौधा है, यानी किस पौधा में सिर्फ एक बार पुष्प लगता है, तो बांस जो पौधा है ना इसमें एक बार पुष्प लगता है। ठीक है, जीवन में एक बार ही ये पुष्प से भरा होता है, इसके बाद नहीं, इसके बाद वो सूख जाता है, मृत हो जाता है, और वो भी लगता है 50 से 100 वर्ष के बीच। बांस में इतने लंबे समय के बीच बांस में पुष्प लगता है हाँ। फिर इसके बाद आपको याद रखना है मोनोकार्पिक पौधा, बांस कैसा पौधा है, तो मोनोकार्पिक बांस कैसा पौधा, मोनोकार्पिक पौधा, क्योंकि इसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प लगता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें मोनोकार्पिक पौधा क्या है और पॉलीकार्पिक पौधा क्या है, यानी एक वर्षीय पौधा और द्विवर्षीय पौधा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग और थोड़ा सा रह गया इसमें, मोनोकार्पिक पौधा और पॉलीकार्पिक पौधा। ठीक है, देखो मोनोकार्पिक पौधा को कहा जाता है एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा, और पॉलीकार्पिक पौधा होता है बहुवर्षीय, बहुवर्षीय पौधा। ठीक है, देखिए वैसे पौधे जिनमें पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प लगता है उसे एक वर्षीय पौधा कहते हैं, यानी पुष्पन एवं फलन की क्रिया इसमें एक बार होगी, पुष्पन एवं फलन, यानी एक बार ही पुष्प लगेगा, एक बार ही फल लगेगा। वैसे पौधे मोनोकार्पिक कहलाते हैं, और वैसे पौधे जो जिनमें माने अनेकों बार पुष्प लगता है और फल लगता है उसे हम कहते हैं बहुवर्षीय पौधा। इसमें आ जाएगा धान, गेहूं, मक्का, यानी ये ऐसे पौधे हैं, बांस भी आ जाएगा, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बार पुष्प लग जाएगा तो फिर दोबारा हम पुष्प या फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये सूख जाते हैं पौधे, ये मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। लेकिन बहुवर्षीय जो पौधे हैं इनमें मतलब अनेक बार पुष्प लगते हैं, अनेक बार फल लगते हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, है ना। ये सभी ऐसे पौधे हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, हर साल इनमें फल फूल लगते रहता है। ठीक है, तो ये द्विवर्षीय भी होते हैं। द्विवर्षीय में यदि पूछा जाए कि निम्न में कौन सा पौधा द्विवर्षीय होता है, तो द्विवर्षीय में याद रखिएगा अजवाइन है, मूली है। ठंडे प्रदेशों में ना मूली जो होता है वो द्विवर्षीय होता है, और जो गर्म प्रदेश है उसमें ना द्विवर्षीय होता है, एक वर्षीय भी होता है। फिर चुकंदर, है ना, ये सभी द्विवर्षीय पौधे हैं। ठीक है, और ये जो है बहुवर्षीय है, और ये जो है एक वर्षीय पौधे हैं। ठीक है, तो ये रहा एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे मन से पढ़िए। फिर मैं अगले वीडियो में लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।